आज हम लोग जिस शीर्षक पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये न सिर्फ उस समय में उतना ही समीचीन था जब इसे लिखा गया था, वो वक्त आज़ादी से पहले का था। सन 1936 ईस्वी की घटना है, जब जाति पाति तोरक मंडल के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण के लिए उनका ये जो निबंध है, वैसे इसको हम अभी भाषण कह लें कि उनके लिए ये भाषण लिखा गया था। वो पूरी की पूरी जो किताब है, जो किताब के रूप में आई है, वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी का एक संपादित अंश है। ये छोटा सा ललई सिंह यादव ने इसका हिंदी रूपांतरण किया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, जो किताब के रूप में आई। हालांकि वो अध्यक्षीय भाषण जो है अंबेडकर उस वक्त में नहीं दे पाए थे। कई सारे कारण थे, आयोजकों ने उसको रद्द कर दिया, उस आयोजन को, उस वार्षिक सम्मेलन को जो 1936 में होना था जाति पाति तोरक मंडल का। तो ये उसी के लिए लिखा गया था, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, आयोजकों ने उसे रद्द कर दिया। तो बाद में ये जो भाषण लिखा गया था वो इस किताब के रूप में आया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में, और इसी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादित अंश है, मतलब इसके हिंदी रूपांतरण का, और इसका हिंदी रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव ने, उसी का एक छोटा सा संपादित अंश है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसे आज हम लोग देखने आए। पहले थोड़ी सी चर्चा कर ले हम लोग भीमराव अंबेडकर पर। जन्म हुआ था इनका 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू नाम की जगह। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कुछ छोटी छोटी चीजें जो है हमें सहायता करेगी या हमारे लिए सहायक सिद्ध होगी जब हम परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न की तैयारी करते हैं या बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देते हैं उस वक्त में। इसीलिए ये लेखक परिचय जो है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, या पाठ में कई सारी चीजें ऐसी महत्वपूर्ण है जो आपको सहायता करेगी उन चीजों को हल करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे भीमराव अंबेडकर का जन्म है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। अब वहाँ पे 4 विकल्प दिए जाते हैं आपको और पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1891, उसमें से एक सही विकल्प होगा, बाकी 3 विकल्प जो हैं वो गलत होंगे। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, तो ये आपके लिए 1 अंक देकर जाएगा। तो बेहद छोटी छोटी चीजें, बेहद मामूली सी लगने वाली चीजें, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। और मृत्यु हुआ था उनका 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। रचनाएं उनकी, जैसा कि आज जो शीर्षक है हम लोगों का श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वो लिया गया था इसी से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। और भी कई सारी रचनाएं हैं, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, और भी बहुत सारी। बचपन इनका जिस चीज से वो पीड़ित रहे, जिसके बारे में वो थोड़े से बड़े होने के बाद और ज्यादा मुखर हुए, जिसका उन्होंने ताउम्र विरोध किया, ताउम्र जिसकी खिलाफत की, उसी में गुजरा उनका बचपन। समझ रहे हैं? छुआछूत, अस्पृश्यता। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो है वो महार जाति से आते हैं। हालांकि किस्मत वाले रहे कि इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो बेहद उच्च स्तर पर हुई। विदेशों से शिक्षा हासिल की इन्होंने। बेहद अपने समय के बेहद शिक्षित राजनेता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, जो भी कह लें आप, ढेर सारे विशेषण जोड़ सकते हैं आप इनमें, या ढेर सारी काबिलियतों के साथ भीमराव अंबेडकर का परिचय लोग देते हैं। तो इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसे आज तक लोग याद करते हैं, वो था संविधान का निर्माण। देश आजाद हुआ। हाँ, और एक मजेदार बातें बताऊंगा आपको मैं भारतीय राजनीति की, कितनी सुचिता थी उस वक्त। मतलब आज जितनी गर्त में जा चुकी है भारतीय राजनीति, उसके लिए एक आदर्श हो सकता है उस समय की एक छोटी सी घटना कि अंबेडकर जो कांग्रेस और गांधी के मुखर विरोधी थे, लेकिन जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो जब पहली सरकार की गठन शुरू हुई तो कांग्रेस ने आमंत्रित किया इन्हें
पहले कानून मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के। ये राजनीति की विलक्षण सूचिता है कि विरोधी को पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में पदभार लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है और इन्होंने स्वीकार भी कर लिया। ये उस समय की वर्तमान सत्ता का बड़प्पन, तो ये कह सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जैसी शख्सियत का सम्मान भी था, उनकी प्रतिभा का सम्मान था ये कि उन्हें उनकी काबिलियत के दम पर कानून मंत्री के रूप में चुना गया था। थोड़े से अंतराल के बाद, थोड़े से अंतराल नहीं, बेहद कम अंतराल, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है और 29 अगस्त 1947 को कितने दिन हो गए? 14 दिन। ठीक 14 दिन बाद संविधान की मसौदा समिति का जो गठन होता है उसका अध्यक्ष बनाया जाता है भीमराव अंबेडकर को, और फिर संविधान निर्माण का सारा भार, सारा दारोमदार भीमराव अंबेडकर पर आता है। आज भी हम लोग संविधान के पिता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। ये छोटी सी चर्चा भीमराव अंबेडकर के बारे में लेखक परिचय के रूप में। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने पाठ की तरफ, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के रूप में। जो उन्होंने लिखा है उनके इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण है उसका एक संपादित सांस है, छोटा सांस है ये, उसी की चर्चा करेंगे हम। इस पाठ में उन्होंने चर्चा की है कि आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मैं आपको आज से तकरीबन 90 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। 80 साल 90 साल पीछे के दौर की बात है ये, जिस वक्त उन्होंने इसे लिखा था 1936 ईस्वी में। ये तब लिख रहे हैं कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। क्या आज हालात बदल गए हैं? क्या आज हमारे समाज में जातिवाद के पोषक नहीं हैं? क्या हम नहीं हैं? समाज की बात छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात करूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। क्या आप जातिवाद के पोषक नहीं? क्या आप छुआछूत नहीं मानते? क्या आप अस्पृश्यता के हिमायती नहीं हैं? हैं, आप भी हैं और मैं भी हूं। इसके बीज इतनी गहराई तक बोए हुए हैं कि ये जल्दी खत्म ही नहीं होता, या फिर हम खत्म नहीं होने देते। हमारी जो संकीर्ण मानसिकता है वो इन चीजों को खत्म नहीं होने देती। ना जाने कितने सारे समाज सुधारक जातिवाद, छुआछूत, अस्पृश्यता, इन सारी चीजों के खिलाफ बोलते रहे, हमें जगाते रहे, और हम हैं कि कुंभकर्ण की नींद में सोते रहे पूरी जिंदगी। नहीं तो क्या कारण हो सकता है कि जिस भीमराव अंबेडकर ने सन 1936 ईस्वी में इस पाठ के संदर्भ में लिखा है कि आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, आज वर्तमान समय में 2020 में भी हम यही कह सकने में सक्षम है, या यही हकीकत को स्वीकार करने में सक्षम है कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जाति आधारित श्रम विभाजन होता है, ये लेखक तब कह रहे हैं और आज भी यही है। कई सारी जातियां हैं हमारे समाज में जो अपनी जाति आधारित व्यवसाय, जाति आधारित श्रम को करने को मजबूर हैं, भले ही वो उससे बेहतर किसी दूसरे काम में सक्षम हो। फिर भी मैं किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बस मैं आपको एक छोटा सा संकेत करना चाहता हूं। हमारे समाज में जो सबसे निचली जाति, अगर आप समझ पा रहे हो तो ठीक है, कि जो मैला ढोने का काम करती है जो जातियां, या जो बांस के बर्तन बनाती है, मैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। अगर आप जानते हैं कि ये वही जाति है और उसने कोई एक छोटी सी खाने पीने की दुकान खोल ली, क्या आप जाएंगे उसकी दुकान? ये जानते हुए भी कि ये वही है? शायद नहीं। और अगर हां, तो मेरी तरफ से सलाम है आपको, अगर आप जाते हैं जानते हुए भी। लेकिन हमारे समाज में अधिकांश ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे उसकी दुकान का कुछ खाना, उसके हाथ का छुआ हुआ कुछ स्वीकार करना असंभव है। आज भी हमारे यहां
कई सारी जातियां हैं जो अपने जाति पर आधारित श्रम को करने पर मजबूर है। ये फला काम है तो कौन कर रहा है? फला जाति कर रही है। ये फला काम है कौन कर रहा है? तो फला जाति कर रही है। दूसरी जातियों के लोगों को वो काम नहीं करने दिया जाता है या समाज उसे स्वीकार नहीं करता है, कई सारी तरीकों से प्रताड़ित करता है उससे। उसके वो काम समाज को स्वीकृत नहीं है, वो चलेगा नहीं, वो बंद हो जाएगा, वो ठप पड़ जाएगा। और मजबूरन उस व्यक्ति को जिसने अपने जाति से बाहर जाकर के दूसरी जाति के लोगों के काम धंधे को करना स्वीकार किया है। मैं फिर एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई सारे यज्ञोपवीत संस्कार या पूजा पाठ या इस तरह की चीज हैं या कर्मकांड है, ये हमारे समाज में एक निश्चित जातियां करती आई है सदियों से। अगर कोई निचली जाति का व्यक्ति, मैं बाद में इस चीज पर चर्चा भी करूंगा कि ऊंची जाति और नीची जाति, पहले यहाँ इस उदाहरण के तौर पर इस संदर्भ को ले लें कि अगर निचली जाति के लोग पूजा पाठ या कर्मकांड कराने लगे तो क्या समाज स्वीकार करता है? कई सारी जगहों पे इस तरह की कोशिशें शुरू भी हुई, लेकिन वो ढाक के 3 पात बन के रह गए, 4 दिन की चांदनी की तरह। कई सारे लोगों ने अति उत्साह में कुछ दिन तो उसे स्वीकार किया, लेकिन धीरे धीरे फिर वो खत्म। एक अधिकार है, प्रबल एक अधिकार है कुछ जातियों का अपने काम पर, और दूसरी जाति के लोग उस काम को नहीं कर सकते। तो अंबेडकर ने अगर 1936 में यह कहा था तो यह आज के दौर में भी, वर्तमान समय में भी उतना ही समीचीन है कि हमारे यहां जो श्रम है वो जाति पर बांटे गए हैं। जाति प्रथा पर जो श्रम है वो आधारित किए गए हैं और इससे बाहर हमारा समाज जो उसे स्वीकार नहीं करता है। आगे वो लिखते हैं कि कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। पिता किसान तो बेटा भी किसानी करेगा, पिता पशुपालक के तो बेटा भी पशुपालक ही हो, पिता व्यवसाय करता है, दुकान करता है तो बेटा भी वही करेगा। ये उसके माता पिता के पेशे से उसके बच्चे के पेशे का भी निर्धारण कर दिया जाता है। गर्भधारण के समय ही बच्चा गर्भ में ही, लेकिन उसके पेशे जो है वो निर्धारित हैं कि ये पैदा होगा, बड़ा होगा तो कौन सा काम करेगा। इसे वही काम करने हैं जो इसका खानदान करता है, जो इसकी जाति करती है, जो इसके माता पिता करते हैं। ये उसी काम में करेगा, ये उसी काम में दक्ष होगा, दूसरे काम में दक्ष हो नहीं सकता। यह समाज की सोच। भले ही वो किसी अन्य काम में दक्ष हो, कुशल हो, लेकिन उसे उस काम को करने की आजादी नहीं है, क्योंकि समाज स्वीकार नहीं करता। आगे कहते हैं कि बड़ी समस्या जो हमारे समाज में भी है कि बहुत से लोग जो हैं वो निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। अब जबरन मुझसे कोई काम कराया जा रहा है, मेरी इच्छा नहीं है करने की, मैं उस काम में दक्ष नहीं हूं, मुझे कोई दूसरा काम करना है, लेकिन मुझे मजबूरन जो काम करना पड़ रहा है तो मैं कैसे करूंगा? अनिच्छा से करूंगा, बेदिली से करूंगा, वो काम कम करूंगा जो मुझे जबरन करने पड़ेंगे। लेकिन जिस काम में मेरा दिल लगता हो, जो मेरे मन मुताबिक हो, वो काम में मैं उत्साह के साथ करता हूं। लेकिन जो काम मुझसे जबरन कराए जाते हैं, जिस काम को करने का मेरे ऊपर दबाव है और जिस काम में मैं दक्ष भी नहीं हूं, तो परिणाम क्या होगा कि वो काम जो है कम होगा। बेदिली से किया हुआ काम निश्चित रूप से कम होगा, कुशलता से वो काम नहीं पूरा हो पाएगा। तो इसका परिणाम क्या होता है कि आर्थिक रूप से वहां क्षति होती। कोई काम अगर कुशल व्यक्ति कर रहा है तो, और उसी काम को कोई अकुशल व्यक्ति कर रहा है तो ज्यादा समय लेगा, संसाधन ज्यादा लेगा, उसमें जो खर्च है वो ज्यादा बढ़ेंगे, तो आर्थिक रूप से वो उतना मुनाफेदायक नहीं होगा। तो श्रम जो है वो अगर जाति पर आधारित हो, जाति पर आधारित श्रम विभाजन हो, तो वो आर्थिक रूप से भी नुकसानदायक होता है। अब लेखक पूछते हैं
कि मैं अगर इसके इतना खिलाफ हूं तो आप पूछेंगे कि फिर हमारा आदर्श समाज कैसा, आपकी परिकल्पना कैसी है आदर्श समाज के रूप में, आदर्श समाज के लिए कैसी परिकल्पना है आपकी? तो वो इसके संदर्भ में कहते हैं कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर। स्वतंत्रता हो, लोगों को काम करने की आजादी हो, मन मुताबिक मैं जो काम करना चाहता हूं, मैं जिस काम को करने में कुशल हूं, मुझे वो काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाज में समता का भाव होना चाहिए, बराबरी का भाव होना चाहिए। हर अलग अलग व्यवसाय को करने वाले, हर अलग अलग कामों को करने वाले लोगों में भ्रातृत्व का व्यवहार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कर्मकांड या पूजा पाठ कर रहे हैं वो लोग, जैसा कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था बनी हुई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये ऊंच नीच का भाव, काम पर लोगों को निर्धारित किया जाता है, लोगों के दर्जे निर्धारित किए जाते हैं कि ये फला काम कर रहा है तो ये उच्च वर्ग का है और ये फला काम कर रहा है तो नीचे वर्ग का है। ये असमानता आज भी हमारे समाज में है, लेकिन यहाँ भीमराव अंबेडकर उसी चीज को मिटाने की बात करते हैं, उसी चीज को खत्म करने की बात करते हैं कि मेरा आदर्श समाज जो है वो समता पर आधारित हो, वो बंधुत्व पर आधारित हो, वो भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। और तभी एक सच्चा लोकतंत्र जो है वो पैदा होगा हमारे देश में। वो यहां कहते हैं कि लोकतंत्र जो है केवल वो एक शासन पद्धति नहीं है। वो लोकतंत्र की व्याख्या यहां करते हैं कि लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीत तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान, आप जो सीखते हैं आप मुझे सिखाते हैं, मैं जो सीखता हूं मैं आपको सिखाता हूं, अपने अनुभव मैं आपसे बांटता हूं और आपके अनुभव मैं खुद लेता हूं। किसी पर, किसी ज्ञान पर, किसी कौशल पर किसी का एकाधिकार ना हो तो वो सच्चा लोकतंत्र है। सामूहिक जीवनचर्या का, उसका नाम लोकतंत्र है। और इसके लिए यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। तो हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो अन्य किसी ही पेशे से हो, सब में समानता का भाव होना चाहिए, बराबरी का भाव होना चाहिए, उनके लिए श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा और श्रम विभाजन को जिस संदर्भ में देखा था, जिससे उन्होंने खुद भोगा था, वो उन्होंने दिखाया। और आज भी हम और आप ये महसूस करने पर, ये मानने पर मजबूर हैं कि स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आज भी कमोबेश वैसी ही स्थिति हमारे समाज में है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दिन। शुभ विदा।